दिलकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। ऑस्ट्रेलिया में मोदी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। लोगों में उनका इतना जबरदस्त क्रेज है कि लोग उनके पैर छूने को भी बेताब नजर आए। मोदी ने ब्रिस्बेन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां उन्होंने बापू को अपनी प्रेरणा बताया। तो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से नमो नमो होता नजर आया, आज के इस कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया। 3 तस्वीरें कार्यक्रम से जुड़ी आपके सामने हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी रोमा स्ट्रीट पार्क पहुंचे थे। कैसे बाहर खड़े समर्थकों का मोदी ने अभिवादन किया, ये आप देखिए। और इस वक्त सीधी तस्वीरें ब्रिस्बेन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां क्वींसलैंड के मेयर मौजूद हैं, जो उनके साथ कार्यक्रम में भी नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम इस वक्त यहां पर गाया जा रहा है। नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम इस वक्त यहां पर गाया जा रहा है। Ladies and gentlemen, those requiring a seat may now please be seated. Thank you, Usha and Jason, for your stirring renditions of the Indian and Australian national anthems. I'm now pleased to introduce songwoman Maruchi Baramba of the Turrbal people, who will perform a welcome to country, followed by a traditional cultural performance by the Nunukul Yagara Aboriginal dance troupe. Bulkari Marumba Mianjanu as welcome to Brisbane. In the language of that Turrbal people, I would like to acknowledge the presence of Prime Minister Modi here today. Also, thank you, Lord Mayor Graham, as well as Premier Campbell Newman. When we do Welcome to Country, that is done as blessing and gathering and song. I will do that in a very tinchy while. I just would like to say one single thing about the modern-day Turrbal people. We're actually descended of a convict, and he became a free man in 1837, and he was actually from Trichinopoly in South India. So I'll do the blessing of the gathering.
nhìn những anh Allah Mandabarista Murianamen Mandabarista Murianamen Mandabarista Murianamen Mandabarista तो कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के स्वागत में रखे गए हैं। दरअसल ये समारोह जो इस वक्त सीधी तस्वीरें ब्रिस्बेन से हम आपको दिखा रहे हैं, वो क्वींसलैंड के मेयर ने मोदी के सम्मान में रखा है और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान से हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान भी गाया गया। अब एक एक करके तमाम कलाकार वहां पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। Welcome. चलिए, एक और कार्यक्रम वहां पेश किया गया और उम्मीद है कि इसकी धुन को सुनकर आपको बॉलीवुड की भी कुछ धुनें याद आ जाएंगी। दरअसल संगीतकार का काम है पूरे विश्व भर में घूम के अलग अलग जगहों से वहां की धुनें, वहां का फ्लेवर लेकर आना और उसी पर ही संगीत बनाया जाता है। तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है मोदी के शान में, जो वहां के क्वींसलैंड के मेयर ने खास तौर पर रखा है। एक एक करके जो पारंपरिक कार्यक्रम है वो वहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में आपने कार्यक्रम देखा वो वहां के एक खास ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपना लोकगीत इस अंदाज में प्रस्तुत किया।
तांडव गणपति संगीतो मेरा 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 तांडव गणपति नर्तन गणापति नलिनव कांतिना नर्तन गणापति नलिनव कांतिना संगीतो मेरा शिव नडन तुलिये संगीतो मेरा शिव नडन तुलिये नर्तन गणपति नलिनव कांतिना संगीतो मेरा शिव नडन तुलिये नर्तन गणपति नलिनव तांडव गणपति संगीतो मेरा तांडव गणपति संगीतो मेरा तांडव गणपति तांडव गणपति तांडव गणपति और इस वक्त कथक प्रस्तुत किया गया वहां पर भारतीय समुदाय की तरफ से। इससे पहले जो 2 कार्यक्रम हुए वो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब से प्रेरित थे और अब कथक का मंचन यहां पर किया गया है। हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी वहां पर इस वक्त मौजूद है। पिनाज, क्वींसलैंड के मेयर की तरफ से जो ये खास सांस्कृतिक समारोह रखा गया है मोदी के स्वागत के लिए, आगे और किस तरह के कार्यक्रम इससे जुड़े हुए हमें देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ भी मोदी का कोई संबोधन होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर मोदी जी का संबोधन है और उसका बेसब्री से इंतजार जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 45 मिनट का कुल ये कार्यक्रम है, 45 मिनट से 60 मिनट का, और बहुत ही छोटे वक्त में इस कार्यक्रम को प्लान किया गया है। दरअसल इंडियन कम्युनिटी चाहती थी कि ब्रिस्बेन में G20 की सिक्योरिटी की वजह से उनको इजाजत नहीं मिली मोदी जी को करीब से जाके देखने की और उनको एयरपोर्ट पे वेलकम करने की या फिर उनके होटल के ही करीब जाने की, तो उनको काफी अफसोस हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमें कार्यक्रम करने की इजाजत दीजिए, हमें अपने नेता का सम्मान करने की इजाजत दीजिए। सम्मान करने के लिए फिर तय हुआ कि जगह की बहुत बड़े इवेंट के लिए इस वक्त ब्रिस्बेन में ना तो सिक्योरिटी मौजूद थी, ना ही इस तरह से G20 समिट जो है दोपहर में खत्म होता है, आप शाम को एक मेगा इवेंट एक और नहीं कर सकते हैं, वो भी किसी देश के आला कमान के साथ। तो ऐसे में फिर एक छोटे कम्युनिटी फंक्शन की इजाजत जो है यहाँ पर दी गई, जिस तरह से मोदी जी ने भी दिलचस्पी दिखाई कि हाँ वो अपने कम्युनिटी के बीच में आना चाहते हैं, उनके प्यार को एक्नॉलेज करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ के जो लोकल मेयर हैं उन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग दिया और पूरा भाग लिया और उसके बाद अप्रूवल मिले और फिर ये एक छोटा सा कार्यक्रम जो है वो सिटी हॉल के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और आस्था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर दोपहर के वक्त से ही चिलचिलाती धूप में भारतीय लोग जो हैं यहाँ पर बसे हुए, फिजी के भी खासतौर से काफी सारे लोग जो हैं जुटना शुरू हुए। फिर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई शादी है, कोई समारोह है, कोई जश्न है, दिवाली है। साड़ियों में अपनी सभी सुंदर खूबसूरत जांच की साड़ियों में सजे सजे लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे, खासतौर से सजकर आए हुए थे मोदी जी से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और यहाँ पर फिर वो पहुंचे थे, कई घंटे सिक्योरिटी चेक की वजह से उन्हें पहले आना पड़ा था। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, पर खुशी ये थी कि मोदी जी जिनका दुनिया कायल है, जिनके शब्दों को ऐसा लगता है हमें कि वो उनके दिल में उतर जाते हैं, तो सिर्फ एक बार सुनना चाह रहे थे। और जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात मैं कहूँ तो अभी सिर्फ यहाँ पे 3-4 सांस्कृतिक कार्यक्रम होने, वो बहुत छोटी ड्यूरेशन की। इससे पहले हमने जुगलबंदी भी देखी थी जिसमें सितार, तबला और तानपुरे की जुगलबंदी जो है पेश की गई थी। कार्यक्रमों को यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है किसी बड़ी सेलिब्रिटी द्वारा ना किया जाए, बल्कि इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पर मौजूद है ब्रिस्बेन में, उन्हीं में से किसी एक को चुना गया है इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। चलिए पनाज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार हम इस खास कवरेज पर बने हुए हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आगे देखिए हॉट न्यूज।
मोदी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में तमाम लोग बेकरार दिखाई दिए, खासतौर पर इंडियन कम्युनिटी जो है वहां पर महीने भर पहले से तैयारी किए बैठी थी। हालांकि आज टाइट सिक्योरिटी के चलते बहुत लोगों को बहुत कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक जल्दबाजी में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया कि अपने देश का इतना बड़ा नेता वहां पर पहुंचा है, लोग उसका अभिवादन करना चाहते हैं। तो इस पर चर्चा के लिए दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हैं, राहुल देव जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिलेश जी, आपके पास आते हुए, G20 या ब्रिक्स अब समाप्त हो चुका है। अब एक तरह से देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो दौरा है अब उसकी शुरुआत है। आखिर क्या उम्मीद इस दौरे से हमें है? भारत को क्या क्या मिलने जा रहा है? नहीं, देखिए, दोनों देशों में एक नए रिश्ते खुले हैं और पहले ऑस्ट्रेलिया का हमारे साथ इतना व्यापार के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में लेन देन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से खासकर जब से न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक दोनों देशों में समझदारी बनी पिछले दिनों, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में या विभिन्न क्षेत्रों में लेन देन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से खासकर जब से न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक दोनों देशों में समझदारी बनी पिछले दिनों, उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैं समझता हूं कि द्विपक्षीय रिश्तों में बहुत पुख्ता एक अध्याय जुड़ा है और ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में निश्चित रूप से भारत के लिए भी बहुत जगह है, भारत के उद्योगपतियों के लिए भी बहुत जगह है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी कुछ है। इसलिए दोनों देशों के रिश्तों में एक नयापन जो आया है वो बहुत अच्छी बात है। लगभग 28 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री, जहां तक मुझे याद आ रहा है 28-30 साल हो गया जब कोई गया है प्रधानमंत्री वहां, और इसके पहले राजीव गांधी जी गए थे। इनफैक्ट 2012 में, संभवतः 12 में जब राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों की या प्रमुखों की बैठक हुई थी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, तो भारतीय प्रधानमंत्री को जाना था आई थिंक 2011 में, लेकिन उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए थे और उनकी अनुपस्थिति में भारत का रिप्रेजेंटेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने किया था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। हालांकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं थे, वो अब नेतृत्व वहां बदला है और ये नए प्रधानमंत्री और पहले की भी प्रधानमंत्री जो थी वो भी भारत के साथ रिश्तों को एक बेहतर करने की दिशा में लगातार सक्रिय थे। तो ये अच्छी बात है, मोदी साहब की यात्रा से इसको बल मिलेगा। राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बार बार प्रधानमंत्री, चाहे वो G20 हो या ब्रिक्स हो, एक बात को कहते नजर आए कि अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है। भारतीय बाजार को भले ही वो तमाम विश्व के लिए खोल रहे हैं, लेकिन उनकी एक चिंता भी है कि केवल भारत बाजार बन के ना रह जाए, यहाँ लोगों को अवसर प्रदान हो, जीवन की शैली लोगों की सुधरे, जीवन स्तर में बदलाव आए। और यही वादे वो तब भी करते थे जब वो चुनाव में जाने वाले थे। रोजगार लेकर आएंगे, युवाओं को अवसर दिलाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या कुछ इस तरीके का और कितनी तादाद में वो ला पाएंगे भारतीयों के लिए? देखिए, ये तो इस दौरे के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह के व्यापारिक समझौते हुए हैं। क्या भारतीय कंपनियों और ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के बीच समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय व्यापारियों का एक बड़ा शिष्टमंडल गया है, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि निवेश में कुछ अच्छी खबर वहां से लेके आएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल व्यापारिक और आर्थिक नहीं है। एक तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक नई धुरी बनाने की कोशिश भी इसमें हमें दिखती है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बातचीत वहां पे हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो चीन को लेकर जो नए तरह के वैश्विक सामरिक जोखिम उभर रहे हैं, खतरे उभर रहे हैं, उनको लेकर भी कुछ बातें हुई होंगी, ऐसा हमें लगता है। दूसरी चीज, इस बार हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने दो बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है इस विश्व मंच पर। एक बात तो उन्होंने काले धन की समस्या को वैश्विक बनाया जी, और सारी दुनिया के सबसे बड़े लोगों से, देशों से कहा कि ये सबकी समस्या है, वैश्विक है, इसलिए सबको मिलकर इससे निपटना चाहिए और अपने यहां वैसे परिवर्तन करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने आतंकवाद की बात की है और उन्होंने काले धन को आतंकवाद से जोड़ा है। ये एक नई स्थापना है मुझे लगता है, और ये महत्वपूर्ण है। उर्मिलेश जी, आपको नहीं लगता बेहद एक अलग तरीके से और बहुत ही प्रभाव भी पड़ेगा इस बात का जब एक ग्लोबल सिक्योरिटी से वो उस पूरी समस्या को जोड़ देंगे कि ये जो काले धन का मसला है या फिर टैक्स चोरी का मसला है, सब लोगों को एक मंच पर साथ आके इसके लिए कोई साझा नीति तैयार करनी होगी?
नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता उनकी है, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां दुनिया के तमाम प्रमुख देशों के प्रमुख हैं, वहां पर अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहां पर ब्लैक मनी का जो इशू है, जो भारत की सियासत में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी एक बहुत अहम मुद्दा बना रहा है, जिसको लेकर तरह तरह के कयास, अटकलें और विवाद रहे हैं, उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और साथ में अपने एजेंडे के तहत अपने भारत के हितों के मद्देनजर उसको बहुत पुख्ता ढंग से पेश किया और लोगों ने माना, उसको शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो मैं समझता हूं कि ये भारत न केवल नरेंद्र मोदी की एक राजनेता के तौर पे, बल्कि भारत नाम के राष्ट्र राज्य की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सफलता है, एक डिप्लोमेटिक सफलता है। लेकिन अब सवाल वही है कि हमेशा कई बार डिक्लेरेशन में चीजें होती हैं, कई बार आर्थिक सहमति बन जाती है सैद्धांतिक तौर पे, लेकिन अमली जामा पहनाए जाने की प्रक्रिया में जिस तरह देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, वैसे ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी पैदा होती हैं। अब इसको ये देश कैसे मिलके हल करेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन एक जरूर महत्वपूर्ण बात जो राहुल जी कह रहे थे कि हमारे प्रशांत महासागर क्षेत्र में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से समुद्री सुरक्षा का प्रश्न है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको निश्चित रूप से समझा जाना चाहिए और इस यात्रा में वो एक मुद्दा जरूर सामने आएगा। जी, व्यापार के नजरिए से अगर देखें राहुल जी इसको, कि एक अलग से खासतौर पे तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज और एमडीज के साथ भी यहाँ पर एक मीटिंग नरेंद्र मोदी की रखी गई है। आखिर मोदी कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि भारत जैसे देश का एक इंप्रेशन ये भी है कि यहाँ सरकारें बदलती हैं, उसके साथ नीतियां भी बदल जाती हैं और इतनी लाल फीताशाही यहाँ पर है कि एक बिजनेस स्टार्ट करना ही एक पसीने छुड़ा देती है किसी भी वेस्टर्न कंपनी की अगर हम बात करें। देखिए, मोदी जब से आए हैं तब से वो कई बातें जो कर रहे हैं बहुत प्रमुखता से, उनमें से एक ये है कि भारत में व्यापार करने को आसान बनना चाहिए, सहज बनना चाहिए और उसमें आने वाली नौकरशाही वाली समस्याओं को, लाल फीताशाही को कम करना चाहिए। वो बाहर भी यही कह रहे हैं और जब उन्होंने भारत में बनाओ यानी मेक इन इंडिया का नारा दिया और दुनिया का आह्वान किया कि आप हमारे यहाँ आइए और बनाइए, तो ये दरअसल दुनिया के व्यापारियों को बताना है कि आप आइए, हम आपके निवेश के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए और आपके लाभ के लिए माहौल भी प्रदान करेंगे। जिस भी देश के दौरे पर मोदी जाते हैं वहां ये कन्विंस करना भी नहीं भूलते और ऐसी ही नजर ऑस्ट्रेलियाई दौरे से भी जुड़ी है, लोगों की उम्मीदें भी सबसे जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।